हेलो एंड वेलकम टू जेके उर्दू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, कल हमें टॉपिक जो है आधा रह चुका था। जो पहला टॉपिक था वो आधा ही रह चुका था और हमने यहाँ तक पढ़ा था। और इसके आगे जो हम शुरू करेंगे इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आप जेके उर्दू पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आप देख सकें। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। जहाँ से 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो 5 ईयर प्लान्स के अंदर क्या है कि हमेशा आपको पता होगा कि जब भी प्लान स्टार्ट होते हैं वो प्लान ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्लान शुरू किए गए हैं, ये बाहर के मुल्कों में भी ये 5 ईयर प्लान जो चलते हैं। इनका मकसद क्या है? अब 5 ईयर का प्लान जो भी बनता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का। मीन्स पहला जो 5 साल का प्लान होगा, फर्स्ट प्लान हम उसको कहेंगे। फिर दूसरा फिर 5 साल का होगा, उसको हम सेकंड प्लान कहेंगे। फिर तीसरा 5 साल का होगा, उसको हम थर्ड प्लान कहेंगे। तो इसी तरीके से हम आगे प्लान जो है वो पढ़ेंगे। तो 5 ईयर प्लान जो पहला बना था उसमें क्या था? प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 15 मार्च 1950। सबसे पहले क्या हुआ? 15 मार्च 1950 को क्या हुआ? ये प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप की गई। द 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 1951। कब? 1951 में जो ये प्लान शुरू हुए। इंडिया हैज़ लॉन्च 12 5 ईयर प्लान्स इन 2012 17। नाउ द कंसेप्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान से स्टॉप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके बाद 2012 से 2017 के बाद जो है ये कंसेप्ट जो था 5 ईयर प्लान्स का, ये स्टॉप किया गया। किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उसके बाद द डिकेड ओल्ड 5 ईयर प्लान्स विल मेक वे फॉर अ 3 ईयर एक्शन प्लान विच विल अ पार्ट ऑफ 7 ईयर स्ट्रेटजी पेपर एंड अ 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद द नितिन योग 9 Jan 1 2015 was replaced the planning commission launch a 3 ईयर एक्शन प्लान फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट 2007। अब इस चीज़ को क्या किया गया? 5 ईयर प्लान को रिप्लेस किया गया। कब? 2005 में। और उसके बाद 3 ईयर प्लान जो है शुरू होने लगे। तो इसके बाद इसी तरीके से सेकंड 5 ईयर प्लान जो आपको मैंने बताया ये भी 5 साल का था। तो इसमें भी क्या किया गया? इट वाज मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1956 टू 1961। तो इसकी ड्यूरेशन जो थी वो ये थी। खासकर इसमें यही याद रखना है, इट वाज बेस्ड ऑन पीसी महलान वॉइस मॉडल फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक। तो ये किस पे बेस्ड था? ये पीसी महालान बिस मॉडल पे क्या बेस्ड था। लेकिन ये जो था ये किसका? इंडियन स्टैटिस्ट का फादर भी माना जाता है इसको। तो उसके बाद कहते हैं कि इट्स मेन फोकस वाज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसका मेन फोकस जो है किस पे रहा था? डेवलपमेंट ऑफ कंट्री पे, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री पे। तो उसके बाद दूसरा आता है कि दिस प्लान वाज सक्सेसफुली एंड अचीव्ड अ ग्रोथ रेट 4.1%। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान जो शुरू हुआ तो ये सक्सेसफुल भी रहा और इसने 4.1% अचीव्ड ग्रोथ जो है ग्रोथ रेट जो है वो अचीव की। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से 3rd ईयर प्लान है। इसमें भी ये 1961 से शुरू हुआ। तो इसको जो है वो गडगिल योजना भी कहा जाता था। तो इसका टारगेट क्या था? वाज टू मेक द इकोनॉमी इंडिपेंडेंट टू रीच द सेल्फ एक्टिव पोजिशन टू टेक ऑफ। हाँ, तो हर कंट्री का ये होता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, इकोनॉमी जो है इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इसका जब सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गई थी बीच में। तो यह 3rd ईयर प्लान में इसमें आपको मैंने बताया गया ये गडगिल योजना जो थी, इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे इकॉनमी जो इंडिपेंडेंट हो गई। तो उसके बाद कहते हैं कि ड्यू टू चाइना वार दिस प्लान कुड नॉट अचीव इट्स ग्रोथ रेट 5। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि इस प्लान का मकसद था कि हमें ये प्लान कंप्लीट होने पे 5.6% जो है वो ग्रोथ रेट होना चाहिए, लेकिन वार की वजह से जो है ये नहीं कर पाए ये प्लान। तो इसके बाद नया ऑप्शन उसके बाद है 4th प्लान हॉलीडे। द ड्यूरेशन ऑफ द प्लान हॉलीडे वाज 1966 टू 1969। तो ये प्लान जो है 1966 से 1969 तक रहा। ड्यूरिंग दिस प्लान एनुअल प्लान्स फॉर मेड एंड इक्वल प्रायोरिटी वाज गिवन टू एग्रीकल्चर, इट्स अलाइड सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। उसके बाद
इस तरीके से फोर्थ 5 प्लान इसका 1969 से स्टार्ट हुआ 1974 तक। और देयर वर 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स, इनके 2 ऑब्जेक्टिव्स प्लान्स थे। इस प्लान के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ड्यूरिंग दिस प्लान द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इज गिवन ड्यूरिंग द 97 इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी। तो क्या था कि इस दौरान क्या था कि इंदिरा गांधी को अवाम या जो अपोजिशन पार्टी थी तो वो क्या कहती थी, वो कहती थी कि इंदिरा को हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी कहती थी कि नहीं, इंदिरा को हटाने से हटाओ या ना हटाओ वो अलग बात है, लेकिन गरीबी हटाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि गरीबी हटाओ, गरीबी से जो है इकॉनमी जो है वो उसको बढ़ाओ ताकि लोग जो है वो गरीबी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो दिस प्लान फेल्ड एंड कुड अ ग्रोथ रेट 3.3% ऑनली अगेन इज अ टारगेट ऑफ 5%। तो इसमें भी उन्होंने एक टारगेट रखा था। इस टारगेट का मकसद यही था कि हमारी जीडीपी जो बढ़े, लेकिन उसमें क्या हुआ, जीडीपी नहीं बढ़ी, ये भी फेल हुआ। और 5.6 टारगेट था लेकिन नहीं, तो 3.3% तक ही टारगेट पहुंचा। उसके बाद दूसरा प्लान है 5th 5 ईयर प्लान। ये स्टार्ट हुआ 1974 से 1979 तक। और दिस प्लान इज टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू एग्रीकल्चर को इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी दी गई। कैम इनटू इंडस्ट्री एंड माइंस। ओवरऑल दिस प्लान वाज सक्सेसफुली वाज अचीव्ड अ ग्रोथ 4.5% अगेन इज द टारगेट ऑफ 4.4। तो इनने इसके अंदर जो है वो टारगेट क्या रखा था 4.4%, लेकिन 4.8 जो है इसने अचीव किया और ये सक्सेसफुल रहा। द ड्राफ्ट ऑफ द प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय द डीपी दहार ने जो है ये प्लान जो है प्रिपेयर किया था और लॉन्च किया था। तो रोलिंग प्लान क्या था, दिस वाज स्टार्टिंग विद एन एनुअल प्लान फॉर 1978 to 79 एंड एज अ कंटिन्यूशन ऑफ द टर्मिनेटेड 5th 5 ईयर प्लान। तो इस तरीके से इन प्लान का मकसद यही था कि हम ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ाएं, लेकिन बीच में कभी ऐसा होता था कि प्लान जो है वो बढ़ नहीं पाता था, फ्लॉप हो जाता था किसी भी कारण से। तो ये ज़्यादातर इसमें डेट रखने की ज़रूरत आपने याद रखना है कि जो 5th 5 ईयर प्लान जो था ये अच्छा सक्सेसफुल रहा था, लेकिन इससे पहले जो थे वो ग्रोथ रेट तक नहीं पहुँचे थे। तो उसके बाद हमारा 6th 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट होता है। इसकी डेट हमने याद रखनी है कि ये 1980 से शुरू हुआ था 1985 तक। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, ख़त्म करना और टेक्नोलॉजी को सेल्फ रिलायंस बनाना। तो ये किस पे बेस्ड थी, इन्वेस्टमेंट योजना पे और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग एंड ट्रेंड टू द ग्रोथ मॉडल। इसका मकसद ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाना है, चेंजिंग्स लानी है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, तो और क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है योजनाज के अंदर। जो योजना बनाई गई थी या उस दौरान गरीबी हटाओ के बारे में योजना बनाई गई, उसके लिए जो था इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो इसका इट्स ग्रोथ टारगेट वाज 5.2। तो इसका टारगेट क्या था 5.2, बट इट अचीव्ड 5.7। तो ये भी सक्सेसफुल रहा, ये भी अच्छा सक्सेसफुल रहा। मीन्स के 5th और 6th प्लान जो है अच्छे सक्सेसफुल रहे, मतलब जो उनका टारगेट होता था उससे भी ये कुछ पॉइंट जो है अचीव करते रहे। तो उसके बाद 7th 5 ईयर प्लान, ये भी इसी तरीके से स्टार्ट हुआ 1985 से 1990 में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की गई सेल्फ सफिशेंसी इकॉनमी, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ये कि सेल्फ सफिशेंट इकॉनमी और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जो है वो मौका मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर्स गॉट द प्रायोरिटी और पब्लिक सेक्टर। तो फर्स्ट टाइम जो है ये इस वाले प्लान में 7th प्लान में जो है लोगों को प्रॉपर प्रायोरिटी मिली, किसमें, पब्लिक सेक्टर में। तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। फर्स्ट ग्रोथ टारगेट वाज 5.0%, बट इट अचीव्ड 6%। तो इसका क्या था, इसका ग्रोथ टारगेट 5% था लेकिन अचीव किया गया 6%। ये भी सक्सेसफुल रहा। एनुअल प्लान्स 8 5 ईयर कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर। तो सेंटर के अंदर जो है पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वायलेशन में चल रही थी। सो 2 एनुअल प्रोग्राम्स आर फॉर्मेड इन 1990 एंड 1991 एंड 1992। इस दौरान जो है पार्टी वायलेशन की वजह से सेंटर के अंदर जो है पार्टी सिचुएशन जो है बिगड़ चुकी थी, तो इसलिए ये जो है प्रोग्राम्स इस दौरान बनाए गए। इसके बाद इसी तरीके से 8th 5 ईयर प्लान्स, ये ड्यूरेशन इसकी 1992 से 1997 था। इन दिस प्लान द टॉप प्रायोरिटी वाज डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। इसमें सबसे बड़ा मकसद जो है वो क्या रखा था कि ह्यूमन रिसोर्स को प्रायोरिटी देनी है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और
पब्लिक हेल्थ पे ज़्यादा जोर दिया गया। उसके बाद ड्यूरिंग दिस प्लान नारासिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो नारासिम्हा राव गवर्नमेंट थी, इन्हें लॉन्च किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो दिस प्लान वाज सक्सेसफुल एंड गॉट एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.8% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ। तो इसमें भी इनकी ग्रोथ में भी इनकी इस गवर्नमेंट में भी इन्हें प्लान जो रखा था वो ये था कि 5.6% जो है वो क्या होनी चाहिए, जीडीपी होनी चाहिए, मीन्स ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि अच्छी सक्सेसफुल हुई, इन्होंने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया। तो 6.8 जो है इन्होंने अचीव किया, हालांकि इनका टारगेट जो था वो 5.6% था। उसके बाद 9th 5 ईयर प्लान ये स्टार्ट हुआ 1997 से लेकर 2002 तक। द मेन फोकस ऑफ द प्लान ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो ये इसका फोकस जो है वो ज़्यादा किस पे रहा, ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्वालिटी, मीन्स कि सबके साथ इंसाफ और सबको एक साथ मिले, मीन्स इक्वालिटी रहे सबके साथ। तो ये लॉन्च की गई कब, 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का, जब 50वीं इंडिपेंडेंस थी कहाँ की, इंडिया की। इसके बाद स्टार्ट किया गया दिस प्लान फेल टू अचीव द ग्रोथ टारगेट ऑफ 7% एंड ग्रो ओनली एट द रेट ऑफ 5.6। तो इनने टारगेट क्या रखा था 7%, लेकिन सिर्फ अचीव कर पाए 5.6%। तो इसके बाद फ्रेंड्स 10th 5 ईयर प्लान भी इसी तरीके से स्टार्ट हुआ, 2002 से 2007 तक रहा ये। इस प्लान का मकसद क्या था, डबल द पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। और इसका मकसद ये भी था रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो ऑफ 15% बाई 2012। इट्स ग्रोथ टारगेट वाज 8 बट इट अचीव 7.2। तो इसमें मकसद ये था कि 8% जो है ना टारगेट रखा था, लेकिन फिर भी 7.2% जो है ना अचीव कर लिया। तो उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान, इसमें ये भी 2007 से 2012 तक रहा, प्रिपेयर्ड बाय द सी राजन। ये किसने प्रिपेयर किया था, सी रंगाराजन ने। इसका मेन थीम जो क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मीन्स के जल्दी और इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाए। तो इट्स ग्रोथ रेट टारगेट वाज 8.1% बट अचीव्ड ओनली 7.9। इसका मकसद भी क्या था 8.1%, लेकिन अचीव कर पाए सिर्फ 7.9%। तो उसके बाद दूसरी 12th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान जो है 2012 से स्टार्ट हुआ, मीन्स 2012 से 2017। तो इसके अंदर क्या था, इट्स मेन थीम इज़ फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। क्या था, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस इंक्लूसिव की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, कभी मैं इसके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा कि इंक्लूसिव क्या होता है। तो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भी इन्होंने क्या, फास्टर की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वरना मैं इंक्लूसिव का कंसेप्ट आपको इसमें समझा देता। उसके बाद इट्स ग्रोथ रेट अगेंस्ट इज 8%। इसका ग्रोथ रेट जो टारगेट क्या था 8% था। इट इज़ द करंट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो ये क्या था, करंट 5 ईयर प्लान था हिंदुस्तान का। उसके बाद नीति आयोग 1 Jan 2015 a cabinet resolution was passed to replace the planning commission with the newly formed Niti Ayoga, means National Institute for Transforming India, means National Institute of Transforming India. Union Government of India announced the formation of Niti Ayog on 1 Jan 2015, मीन्स कि यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा, अनाउंस किया, यूनियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग जो है बनाई गई, और 1 Jan 2050 को ये अनाउंस किया गया था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ नीति आयोग वाज चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी। तो सबसे पहले जो नीति आयोग किसने चेयर्ड किया, नरेंद्र मोदी ने। कब, 8 Feb 2015 में। इस तरीके से इंडियन चेन एंड इनिशिएटिव बाय नीति आयोग, ये एक चेन बनाई गई, लेकिन आयोग हैज़ टेकन इनिशिएटिव ऑन ब्लॉकचेन यूसेज इन ई गवर्नेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटर ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन एंड बिग डेटा होल्ड पोटेंशियल टू टेक इंडिया इन न्यू हाइट। मीन्स कि इसके अंदर ये चीज़ें लाई गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह वगैरह लाई गई, ताकि क्या हो जाए, पोटेंशियल मतलब कि यहाँ की डेवलपमेंट को, ग्रोथ को जो है वो ऊंचाई पे लाए जा सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द 2060 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जो है वो बनाया गया था ये नीति। तो सेक्टर क्या है,
यहाँ पर हमने देख सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर्स होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। तो ये किसके रिलेटेड होती है? प्राइमरी जो है वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड होती है, सेकंड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड, और टर्शरी जो है वो जेनेटिक सर्विसेज, अदर सर्विसेज जो है। अब इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे बड़ी चीज़ वो इकोनॉमी को, जीडीपी को जो है फास्ट डेवलपमेंट कौन सी चीज़ ऐसे कराती है? तो फॉर एग्जांपल बाहर के मुल्कों में एग्रीकल्चर करते थे पहले, लेकिन वहाँ उन्होंने क्या किया? उन्होंने एग्रीकल्चर को छोड़ दिया, इंडस्ट्री पे ज़्यादा दबाव दिया। क्यों? एग्रीकल्चर से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ ज़्यादा जल्दी करती है। तो इसलिए ग्रोथ अगर करनी है, डेवलपमेंट अगर करनी है, तो क्या करना है फिर इन मीन्स के सेकेंडरी आर्ट्स को ज़्यादा तरजीह देनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर। उसके बाद सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया एज जीडीपी। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पे मैं बताऊँगा कि इंडस्ट्रीज से 25% जो है वो डेवलपमेंट होती है, जीडीपी बढ़ती है, एग्रीकल्चर से 22% और अदर सर्विसेज से 53%। तो ये तो ऑलरेडी चलती होती है मार्केट, ये वो दुकान, हाँ। लेकिन इसके अलावा हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ रहते हैं, एक एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर के बजाय अगर इंडस्ट्री को यहाँ प्रेफर किया जाए तो जीडीपी के ज़्यादा बढ़ने का उम्मीद रखी जा सकती है। अगर यहाँ से एक्सपोर्ट हम करें, हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट आयरन जो है वो इंडिया है, तो यहाँ से अगर हम एक्सपोर्ट करें, इंडस्ट्री को ज़्यादा तरजीह दें, तो हो सकता है कि जीडीपी ज़्यादा बढ़े। रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ आपको बता दूंगा मैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेज अ वाइटर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक वाइटर रोल प्ले करती है, किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। As the historical records show, the developing countries of the world broke the vicious cycle of poverty by industrialization rather than focusing on agriculture। देखो यहाँ पे बताया गया कि बाहर के मुल्कों ने, अदर कंट्रीज़ ने क्या किया, डेवलप कंट्रीज़ ने क्या किया? उन्होंने एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा जोर दिया, फोकस किया, तो तभी उनकी जीडीपी जो है वो बढ़ी। तो उसके बाद यहाँ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो है वो कैसे इंक्रीज होगी? इंडस्ट्रियलाइजेशन अलाउ कंट्रीज टू मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ देयर स्कॉर सोर्स, इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द कंपनी विच अ लार्ज कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी मीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये जो अदर मैंने तो आपको 3 चीज़ें बताई थी, ये यहाँ पर ये टर्शियरी के अंदर अलग जेनेटिक सर्विसेज जो आती हैं उसमें ये जो है ये जीएनपी को बहुत आगे पहुंचाती है। तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन एन इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी, वर्कर्स लेबर इज वर्थ मोर इन एडिशन बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, इंडिविजुअल्स इनकम इंक्रीजेज, दिस राइज इन इनकम रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर से निकलकर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आया जाए तो लोग जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ा सकते हैं, चाहे ऑर्डिनरी पीपल नहीं क्यों ही ना हो, वो भी जो है अपने लिविंग को स्टैंडर्ड कर सकते हैं, वो इनकम जो है रेज कर सकते हैं, किसके लिए? अपनी लिविंग को बेटर करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से इनकम स्टेबिलिटी, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द पैटर्न्स ऑफ फॉरेन ट्रेड्स इन द कंट्री, इट इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विच आर मोर प्रॉफिटेबल इन फॉरेन एक्सचेंज, बट एट द सेम टाइम प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल एट होम द इम्पोर्टेंट ऑफ गुड्स। मीन्स ये कहते हैं कि घर के अंदर जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो भी जो है जीडीपी के अंदर या जीएनपी उसके अंदर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वो बहुत वाइटल रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो क्या करती है? प्रोवाइड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है वो किसकी? एम्प्लॉयमेंट की देती है। इन एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंडस्ट्री एब्जॉर्ब अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड वर्कर्स फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, देयर बाय इंक्रीजिंग इन इनकम ऑफ द कम्युनिटी। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद क्या है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के मैं बारे में बताऊंगा। फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री एट कुल्ती नियर जहारिया वेस्ट बंगाल, आयरन वर्क कंपनी इन 1877। ये सब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है सबसे पहले कहाँ 1870 में है ओपन हुई थी, कहाँ पर? बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। उसके बाद फर्स्ट लार्ज स्केल स्टील प्लांट
TISCO at Jamshedpur in 1907 followed by IISCO means ISCO Bharanpur in 1999 both belong to the private sector। तो दोनों जो है ये प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है। द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट वाज विशु शिवारिया आयरन एंड स्टील वर्क एट भदरवाती प्रेजेंटली इंडिया इज़ द 88th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान जो है वो 8वें नंबर पे है क्या स्टील को प्रोड्यूस करने में। तो इसी तरीके से फ्रेंड जूट इंडस्ट्री कहाँ पर आई है सबसे पहले मैंने आपको स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया। अब जो जूट इंडस्ट्रीज की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूट इंडस्ट्री इज़ एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री फॉर द कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज नॉट ओनली इन अर्स फॉरेन एक्सचेंजेस बट आल्सो प्रोवाइड सस्टेनेबल एम्प्लॉयज अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जूट जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल जो है प्ले करता है किसके अंदर, एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है इन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। फर्स्ट मॉडर्नाइज इंडस्ट्री यूनिट वाज एस्टैब्लिश इन रेशरा इन वेस्ट बंगाल के अंदर 1855 के अंदर जो है वो जूट इंडस्ट्री खोली गई थी। द जूट इंडस्ट्री इन द कंट्री इज ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो जूट इंडस्ट्री जो कंट्री के अंदर है वो ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मानी जाती है। इंडिया रैंक नंबर 1 इज द रॉ जूट एंड जूट गुड्स प्रोडक्शन एंड नंबर 2 एक्सपोर्ट। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो कौन कॉटन मानी जाती है एंड एम्प्लॉयज large number of worker। it has the largest organized and broad based industry which accounts 4% of GDP 20% manufacturing value added। तो ये आपने याद रखना है कि द फर्स्ट इंडियन मॉडर्नाइज्ड कॉटन क्लॉथ मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1808 एट फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कलकत्ता। तो सबसे पहले जो है मॉडर्नाइज्ड कॉटन क्लॉथ जो है वो सबसे पहले कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी 1818 में। तो कहाँ ये फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कलकत्ता में हुई थी। तो उसके बाद शुगर इंडस्ट्री जो है वो मानी जाती है सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमंग एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मीन्स के एग्रीकल्चर के अंदर जो है सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है, जूट के बाद शुगर को माना जाता है इंडिया के अंदर। इंडिया इज़ नो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ शुगर माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। तो महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट अवर थर्ड ऑफ द टोटल शुगर आउटपुट फॉलोड क्लोजली बाय उत्तर प्रदेश। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजस फर्टिलाइजर्स इन द वर्ल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर इंडस्ट्री द फर्स्ट मशीनाइज्ड पेपर मिल वाज सेट अप इन 1812 एट श्रीरामपुर इन वेस्ट बंगाल। सबसे पहले 1812 में जो है श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में जो है वो खोली गई थी। द पेपर इंडस्ट्री इन इंडिया इज रैंक्ड अमंग 15 टॉप ग्लोबल पेपर इंडस्ट्री। जो ग्लोबल टॉप 15 इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो है वो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री जो है वो रैंक में मानी जाती है। उसके बाद सिल्क इंडस्ट्री इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फर्स्ट बीइंग चाइना कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग अ सिल्क एट प्रेजेंट। इंडिया प्रोड्यूस्ड अबाउट 16% सिल्क ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है वो 16% सिल्क जो है वो वर्ल्ड का प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। इंडिया एंजॉयज दैट डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग टू हॉली कंट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, इसमें ये बताया है कि किस तरह की कमर्शियल वेराइटीज़ ऑफ सिल्क विज मलबेरी ट्रॉपिकल ट्रेशर्स ऑक्ट्यूजर्स इरियन मुगा, इस तरीके से ये सिल्क जो है ये दिया जाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फर्स्ट सक्सेसफुल ऑयल वेल वाज डग इन 1889। कहाँ इंडिया के अंदर डिगबॉय आसाम के अंदर जो है सबसे पहले 1899 में जो खोला गया था। प्रेजेंट नंबर ऑफ रीजन्स हैविंग ऑयल रिजर्व्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड ऑयल इज बीइंग extracted in their regions for exploration purpose। Oil and Natural Gas Commission means ONGC Oil and Natural Gas Commission was established 1956 at देहरादून उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद इम्पॉर्टेंट कुछ MCQs है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI कब इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये 1964 में इस्टेब्लिश हुआ है, 1964 में इस्टेब्लिश हुआ है क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1989। कब? 1989 में जो है वो खोला गया है। क्या? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब खोला गया? 1989 में। इसकी थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल भी दी है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद ये वाला टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका। आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखकर आप फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मैं अगर जल्दी वीडियो को जल्दी बताने में शायद बहुत सारी गलतियां भी हो चुकी होंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई मटेरियल वगैरह चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी और क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आज इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँगा कि आप यह टारगेट अचीव करवाएंगे। थैंक यू सो मच।